डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एमएससी फाइनल केमिस्ट्री का टॉपिक है मोर्स-बोयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोर्स-बोयर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मोर्स-बोयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपका कोबाल्ट 57 का न्यूक्लियस है। कोबाल्ट 57 न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके, जिसका टी हाफ 270 डेज है, आयरन जो कि एक्साइटेड स्टेट में है कन्वर्ट हो जाता है। आपका कोबाल्ट आयरन 57 में कन्वर्ट हो जाता है और यह आयरन जो है न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट में है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, रेडियो एक्टिव डिके, टी हाफ, ये हम सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। एक बार उसे वीडियोस को देख लें न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, तो आपको डिटेल में आप क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद जो आयरन का न्यूक्लियस है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, जब वह ग्राउंड स्टेट में आएगा तो गामा रे का इमिशन करेगा, जिसका टी हाफ है। न्यूक्लियर आयरन का न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया तो उसका जो टी हाफ है वो है 1.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। अब हम जनरल बात करते हैं कि एक हेवी एटम है, हेवी एटम X है, ये रेडियो एक्टिव डिके द्वारा न्यू एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये न्यू एटम जिसकी एनर्जी ज्यादा है, न्यूक्लियर एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट में है, जिसे हम न्यू एटम स्टार, यहां पे आयरन था तो आयरन स्टार से डिनोट किया था। जब ये एनर्जी लॉस करके ग्राउंड स्टेट में आएगा, न्यू एटम इन ग्राउंड स्टेट, दैट मींस वाई स्टार किस में आया, वाई में, तब गामा रे का इमिशन करेगा और इसे हम कहेंगे गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां पे एक्साइटेड न्यूक्लियर स्टेट का एनर्जी है और न्यू एटम जो ग्राउंड स्टेट में है उसका एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा ई है। दैट मींस एफ ई स्टार का एनर्जी है माइनस एफ ई का एनर्जी है, उसका डिफरेंस, दैट मींस डेल्टा ई आपका। तो मोर्स-बोयर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ दिस गामा रे एमिशन। It is the study of this gamma ray emission and subsequent reabsorption। गामा रे emission हुआ, फिर दोबारा इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, किसके द्वारा? दूसरे आयरन मॉलिक्यूल के द्वारा, दूसरे न्यूक्लियस के द्वारा, जिससे कि वो वापस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ दिस गामा रे emission and subsequent reabsorption which constitutes मोर्स-बोयर और गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। आयरन के केस में जो डेल्टा ई है वो है 2.3 इंटू 10⁻⁻15 जूल पर न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के लिए। यहां पे डेल्टा ई से न्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, वो आएगी डेल्टा ई अपॉन एच। दैट मीन्स एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो है 3.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज, जो कि किसकी है? गामा रे की। तो यहां पे इफ ए सेकेंड आयरन मॉलिक्यूल इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट वर टू बी पुट इन द इमिटेड रेडिएशन बीम, it would be expected to absorb energy from beam and to become excited into the iron Fe star state or iron in excited state, nuclear state, iron की excited nuclear state में। मीन्स आपका यहां से 57 कोबाल्ट है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ, आयरन में कन्वर्ट हुआ, आयरन न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में आएगा तो आयरन ग्राउंड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और यहां पे जो न्यूज फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो निकलेगी गामा रे की। दैट मींस गामा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये गामा रे दूसरे आयरन मॉलिक्यूल
के द्वारा या न्यूक्लियस, दूसरे आयरन के न्यूक्लियस के द्वारा एब्जॉर्ब हो तो वो आयरन भी किस में चला जाएगा, आयरन इन न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां पे एक गामा रे डिटेक्टर और सिंटिलेटर और एक गीगर मुलर काउंटर प्लेस्ड इन द बीम बिहाइंड द एब्जॉर्बर शुड शो दैट दिस हैज हैपेंड। ये किसके द्वारा चेक किया जाएगा, गीगर मुलर काउंटर के द्वारा। इट वाज फाउंड पॉसिबल टू ऑब्जर्व गामा रे एब्जॉर्प्शन। पॉसिबल कब होगा गामा रे का एब्जॉर्प्शन, ओनली इफ द सोर्स मटेरियल वर मूव्ड रिलेटिव टू द सैंपल। मींस आपका सोर्स मूव करेगा रिलेटिव टू सैंपल, तभी एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन गामा का जो गामा रे रेडिएशन निकली है उसका री एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। इसके पीछे दो रीजन है, द टू मेन रीजन फॉर दिस। पहला हम बात करते हैं फर्स्ट रीजन की, द विड्थ ऑफ गामा रे इमिशन क्या है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा हमारे पास h अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। यहां पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा न्यू होगा डेल्टा ई अपॉन एच, दैट मीन्स यहां पे डेल्टा ई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन 2 पाई डेल टी, दैट मीन्स ऐसे एस कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा नियरली इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई डेल टी। द हाफ लाइफ ऑफ द एक्साइटेड स्टेट आयरन स्टार इज अबाउट कितना था, 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 सेकेंड। द एनर्जी अनसर्टेनिटी इज, यहां से डेल्टा डेल टी की वैल्यू रखेंगे यहां पे 10 टू पावर माइनस 7 सेकेंड, और डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी आएगी हमारे पास नियरली इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 27 जूल। द फ्रीक्वेंसी अनसर्टेनिटी, यहां से एनर्जी अनसर्टेनिटी से फ्रीक्वेंसी अनसर्टेनिटी आएगी, वो आएगी हमारे पास 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। दीज अनसर्टेनिटीज आर वेरी स्मॉल when compared with the energy change delta E कितना था 10 to power minus 15 joule and the associated frequency of gamma rays की frequency कितनी थी 3.5 into 10 to power 18 hertz। the excited state energy level is very precisely defined। अब हम बात करते हैं relative line width की। in fact the relative line width डेल्टा न्यू अपॉन न्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 10 टू पावर माइनस 12 इज वेरी मच स्मॉलर देन दैट फाउंड इन एनी अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। इट मींस एनएमआर हो चाहे आईआर हो, उससे बहुत कम है। इसके बाद हम बात करते हैं द सेकेंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर हो गया लाइन विड्थ का, दूसरा फैक्टर है द सेकेंड फैक्टर इज दैट विद सम वेरी शार्प एमिशन फ्रीक्वेंसी any effect which produce a change in the nuclear energy levels or in the radiation frequency itself will prevent resonance reabsorption। prevent resonance reabsorption कैसे, देखिए one very important effect exists in the motion of the emitting nucleus। a photon of frequency 10 to power 18 hertz has a relative large momentum। लार्ज मोमेंटम होगा जो फ्रीक्वेंसी, जो न्यूक्लियस है आपका वो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी 10 to power 18 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी गामा रे को इमिट करेगा तो उस फ्रीक्वेंसी का लार्ज मोमेंटम होगा। एंड व्हेन दिस इज इजेक्टेड, जब ये इजेक्ट होगा बाय द न्यूक्लियस विल रिकॉइल कंसीडरेबली in order to conserve the total momentum। न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस विल रिकॉइल। क्यों रिकॉइल होगा, क्योंकि in order to conserve the total momentum the nuclear recoil velocity is of the order of 10 to power 2 मीटर पर सेकेंड। और जो न्यूक्लियर रिकॉइल वेलोसिटी है वो होगी 10 to power 2 मीटर पर सेकेंड। मींस आपका जो न्यूक्लियस से गामा रे निकली उसका लार्ज मोमेंटम है, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या होगा, न्यूक्लियस में रिकॉइल होगा। रिकॉइल वेलोसिटी यहां पे है 10 to power 2 मीटर पर सेकेंड। व्हेन ए मूविंग बॉडी emit radiation
मूविंग बॉडी इमिट करता है रेडिएशन और साउंड या साउंड। ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर सीज ए शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी। स्टेशनरी ऑब्जर्वर है और मूविंग बॉडी आपकी इमिट कर रही है रेडिएशन, तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको क्या होगा, शिफ्टेड फ्रीक्वेंसी ही महसूस होगी, और अगर साउंड है तो शिफ्टेड साउंड ही सुनाई देगी। दैट मीन्स डॉपलर इफेक्ट। और यह है हमारा डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू वी अपॉन सी हर्ट्ज। न्यू यहां पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन मीन्स गामा रे की फ्रीक्वेंसी, सी यहां पे वेलोसिटी ऑफ गामा रे दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, वी यहां पे है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर दैट मीन्स रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहां पे फॉर आयरन स्टार मीन्स आयरन इज इन न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट, रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है 10⁻² मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड गामा रेज वो कितनी है आपकी 3.5 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आया कि डेल्टा न्यू इज इक्वल टू आया 3.5 इंटू 10⁻18। पुट करेंगे वैल्यू यहां से इस फॉर्मूले में, न्यू की वैल्यू और वी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, तो हमारे पास आएगा 10⁻12 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी अनसर्टिनिटी कितना था मींस लाइन विड्थ कितना था आपका 10⁻6 हर्ट्ज, हमने कैलकुलेट किया अभी थोड़ी देर पहले। तो यहां पे दिस शिफ्ट ऑल्दो स्मॉल रिलेटिव टू इमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये कितना है 10⁻12 है, और आपका इमिशन ऑफ जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इमिशन फ्रीक्वेंसी है मींस गामा रे फ्रीक्वेंसी है, वो ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है 10⁻18 हर्ट्ज इज वेरी स्मॉल इंडीड कंपेयर्ड विद द लाइन विड्थ of 10⁻6 hertz. The shift, although small relative to the emission of frequency of 10⁻18 hertz, is very large. Indeed, compared with the line width of 10⁻6 hertz, it is these two factor. यही दो फैक्टर है जिसके कारण हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि सोर्स का, लाइट सोर्स का रिलेटिव मोशन होना चाहिए किसके, जो आपका टारगेट आयरन मॉलिक्यूल है उसके सापेक्ष। इट इज दीज फैक्टर्स दैट न्यूक्लियर रिकॉइल मूविंग द इमिटिंग फ्रीक्वेंसी सम मिलियंस ऑफ लाइन विड्थ अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी which earlier prevented the study of gamma ray spectroscopy। अब इसमें मोर्स बोयर का क्या योगदान है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।